छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रियों के विभागों से संबंधित जो बंटवारों का मामला और उसमें जो धुंध छाई हुई थी वो आज हट गई है। अभी कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनको विभाग बांट दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर और एक्साइज और परिवहन जैसे विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है वो भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। उसके अलावा जो उसमें अरुण साव जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने PWD मंत्रालय उनको दिया गया है। उसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि विधायी और नगरीय प्रशासन भी अरुण साव को दिया गया है। इसके अलावा विजय शर्मा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय एवं जेल ये विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये विभाग भी विजय शर्मा को दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे बृजमोहन अग्रवाल की, जो कि प्रदेश के सबसे वरिष्ठ न सिर्फ विधायक हैं बल्कि बड़े नेता हैं और उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिए गए हैं। आपको याद होगा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय पहले भी बृजमोहन अग्रवाल संभाल चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान बहुत एक अलग पहचान बनाई थी पर्यटन मंत्री के रूप में। बहरहाल आगे चलते हैं। रामविचार नेताम जो कि सरगुजा के दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कृषि विभाग और किसान कल्याण जैसे विभाग दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे दयाल दास बघेल की, जो कि दुर्ग संभाग के दूसरे मंत्री हैं विजय शर्मा के बाद। उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से नवाजा गया है। अब बात करेंगे हम बस्तर के एकमात्र मंत्री केदार कश्यप को फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मिली है। जी हाँ, वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता जैसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग केदार कश्यप के खाते में गए हैं। अब बात करेंगे हम लखनलाल देवांगन जो कोरबा से आते हैं और उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग के साथ साथ श्रम मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। अब बात करेंगे हम श्याम बिहारी जायसवाल जो कि सरगुजा के हैं, मननगढ़ से विधायक हैं और उन्हें लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अब बात है OP चौधरी जो कि प्रशासनिक सेवा से राजनेता बने हैं। OP चौधरी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनकी पहचान धीरे धीरे स्थापित हो रही है। फिलहाल उन्हें वित्त, वाणिज्य कर, आवास, पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 10 मंत्री हो गए हैं, 2 मंत्री और एकमात्र महिला मंत्री जो लक्ष्मी राजवाड़े जो कि सरगुजा से आती हैं, उन्हें महिला एवं बाल विकास के अलावा समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और अब अंतिम मंत्री है टंकराम वर्मा जो कि बलौदा बाजार से विधायक हैं। उन्हें खेलकूद एवं युवा कल्याण के साथ साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह देखा जाए 13 कुल मंत्री बनने हैं, जिसमें से एक पद अभी खाली है। 12 मंत्री बनाए गए हैं, सभी के विभाग बांट दिए गए हैं और 21 तारीख को इन मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 29 तारीख है और आज ही राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद ये सूची जारी कर दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी खबर जो पिछले लगभग 4-5 दिनों से चर्चा में थी, आज उस पर मोहर लग गई। जी हाँ दोस्तों, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही नीतीश कुमार आज दूसरी बार JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के और जो इंडिया गठबंधन है उसके एक बहुत बड़े नेता हैं। और 4 महीने बाद जबकि चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भनक मिली थी 4-5 दिन पहले कि ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका RJD मतलब लालू यादव की पार्टी के साथ कहीं ना कहीं झुकाव ज़्यादा नजर आ रहा था। इस बात की चर्चा हो रही थी और इस बात की खबर या भनक लगते ही नीतीश कुमार ने जो आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी उसके पहले जो भी हुआ उन्होंने किया और आज एक बड़े नाटकीय तौर से एक घटनाक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने न सिर्फ इस्तीफे का प्रस्ताव दिया बल्कि साथ ही साथ उन्होंने सिफारिश भी की। मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, उनको एक बार फिर से JDU की कमान सौंप दी जाए और जिसका वहां पर उपस्थित तमाम जनों ने स्वागत भी किया। आपको बताते चलें कि JDU का गठन आज से लगभग 20 साल पहले 2003 में हुआ था और तब इसके पहले अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़े श्रमिक नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया था और वो 2006 तक मतलब 2003 से 2006 तक जॉर्ज फर्नांडिस इसके नेता थे और 2006 में JDU की कमान
पहली बार शरद यादव के हाथ में आई थी, जो कि 10 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद 2016 में जब उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ा, तब नीतीश कुमार को जिम्मेदारी मिली और नीतीश कुमार 2016 से लेकर 2020 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और 2020 के बाद आरपीएस सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था, और जो कि 1.5 साल तक रहे थे। उसके बाद किस कहने में 22 आते आते ललन सिंह को आरजेडी की कमान सौंप दी गई थी। तब से लेकर के आज लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए ललन सिंह के हाथ में जेडीयू की कमान थी। अब जबकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा है जेडीयू, उसको लेकर के एक बड़ी कवायद चल रही थी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब जब तय हो गया कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना है, ये कहा गया कि उनको अपने चुनाव में फोकस करने दिया जाए, इसलिए उनसे जिम्मेदारी ले ली गई है। अंदर की बात तो खैर जेडीयू वाले ही जाने, लेकिन जो 4-5 दिन से एक सस्पेंस चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट सकते हैं और नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दोबारा मिल सकती है। आज उन अटकलों पर विराम लगा और वो अटकलें सही पाई गई। तो उसके बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5:30 बजे की गई जेडीयू की तरफ से, जिसमें प्रमुख प्रवक्ता जो जेडीयू के हैं वो है केसी त्यागी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का खुलासा किया। उन्होंने ये कहा ललन सिंह चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का और अपने में वो फोकस रहे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का त्याग किया हुआ है। और नीतीश कुमार को जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान एक पूरे अधिकार दे दिए गए हैं कि जो इंडिया गठबंधन में जिस तरह के भी समझौते, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो या कुछ भी, तो जेडीयू की तरफ से बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे कि नीतीश कुमार शुरू से ही जेडीयू के सर्वमान्य नेता रहे, सबसे ताकतवर नेता रहे और उनके भले ही कई नेताओं से विवाद चलते रहे, लेकिन उनके जो दावेदारी, उनकी जो दमखम है वो हमेशा की तरह आज भी कायम है, आज 20 साल बाद भी। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में जबकि उनकी दूसरी इनिंग शुरू हो गई बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जेडीयू का आरजेडी से समझौता, आरजेडी इन द सेंस लालू यादव, यह माना जा रहा है कि लगभग दोनों पार्टियां वहां पर 17 सीटों पर तैयार हैं और बाकी सीटों किसी अन्य को देने की वहां पर तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसा समय में जबकि इंडिया गठबंधन में बड़ी उठापटक मची हुई है, जेडीयू और आरजेडी का तालमेल इंडिया गठबंधन को कितना आगे पहुंचाता है इस पर सभी निगाहें रहेंगी। अब खबर हम जो बता रहे हैं वो महाराष्ट्र की है। इंडिया गठबंधन के बंटवारों में जो सीटों का बंटवारा होना है आपसी दलों में, वो एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं पार्टियों में भी अंतर विरोध है। महाराष्ट्र भी उससे छूता नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है, सभी जानते हैं। वही स्थिति एनसीपी की है, वो भी 2 भागों में बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस वहाँ पर देखा जाए जो महाअघाड़ी पार्टी है, गठबंधन है, उसका एक सबसे बड़ा घटक जो कहा जाए वो कांग्रेस ही है, जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की जो शिवसेना उसके खिलाफ मुकाबले में सामने खड़ी है। बहरहाल लेकिन 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा इन तीनों दलों के बीच में कैसा हो गया, बहुत बड़ी चुनौती है। और ये आए दिन जो बयान आ रहे हैं, अभी जैसे संजय निरुपम का एक बयान आता है और उसमें वो कहते हैं चूंकि शिवसेना ने, जो कि उद्धव गुट की शिवसेना है, उन्होंने 48 में से 23 सीटों की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी 23 सीटें लड़ी हैं और वो जब लड़ी थी पिछली बार तब वो भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ी थी, तब भाजपा को 25 सीटें दी गई थी। लेकिन अब जो सीटों का बंटवारा होना है वो 3 पार्टियों के बीच में होना है। अभी जो चर्चा ये है कि 23 सीटें शिवसेना मांग रही है जो कि उद्धव गुट की है, वहीं पर शरद पवार गुट का जो एनसीपी है वो 25 सीटें मांग रही हैं और 29 सीटें कांग्रेस मांग रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ इंडिया गठबंधन की जुड़ी हुई, उसको लेकर के ये फार्मूला तो किसी भी हालत में संभव नहीं लगता। अब सवाल यह है कि सभी दलों के लोगों को इसमें समझौता करना पड़ेगा और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। संजय निरुपम ने, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा था कि जब 23 सीटें लड़ी थी तब शिवसेना यूनाइटेड थी। आज की तारीख में शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है, इसलिए किसी भी रूप में शिवसेना का 23 सीटें मांगना जायज़ नहीं है। वही बात लागू होती है एनसीपी पर। शरद पवार के साथ साथ उनके भतीजे अजीत पवार, जो कि उनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो इस तरह देखा जाए तो एनसीपी भी महाराष्ट्र में 2 भागों में बढ़ चुकी है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि भाई अब कुल मिला के स्थितियाँ तो या तो ऐसी लग रही कि आधी सीटें कांग्रेस लड़े और आधी में शिवसेना और एनसीपी लड़े। लेकिन कुल मिलाकर के जब संजय निरुपम ने
शिवसेना की दावेदारी को खारिज किया। उसके जवाब में तो शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने भी बयान दिया कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जो तय होगा हम आपस में तय कर लेंगे, लेकिन जिनको ये अधिकार ही नहीं है सीटों के बंटवारे में निर्णय लेने का, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल देखा जाए तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की कांग्रेस, इनके बीच में सीटों के बंटवारे पर जो है उठापटक चल रही है महाराष्ट्र में, और ये माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में कोई ना कोई एक निर्णायक फैसला ले लिया जाएगा जिस पर हम सभी की निगाहें रहेंगी। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी की तैयारियां जो चल रही हैं, 30 दिसंबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और रेलवे स्टेशन का भी। और ये देखना है कि उनके जो कार्यक्रम में बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है, और उसके बाद ये फ्लाइट की जो सेवाएं हैं वो भी 1 तारीख से चालू करने की पूरी योजना है केंद्र सरकार की। और 22 जनवरी से पहले निसंदेह अयोध्या का माहौल एकदम राममय है। उसकी तमाम लाखों लोग जो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए खासतौर पर केंद्र सरकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और जिस पर हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब एक खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आज 8 दिन हो गए हैं, मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। लेकिन खबर आज पक्की ये समझ में आ रही है जो आई कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंद लिफाफे में एक मंत्रिमंडल उनका जो है उसमें विभागों का बंटवारा जो कि उन्होंने हाईकमान की सहमति से किया है, बंद करके राजभवन भेज दिया है। और ये भी पता चला है कि राजभवन से भी वहाँ पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी सूची अनुमोदित हो सकती है और किसी भी समय वो सूची बाहर आ सकती है। ये माना जा रहा है कि आज शुक्रवार की रात किसी भी समय वो सूची बाहर आ सकती है। यदि किसी वजह से रात को नहीं आई तो कल शनिवार को हर हाल में छत्तीसगढ़ के मंत्री जो बनाए गए मंत्रिमंडल में उनके विभागों का बंटवारा हो जाएगा। देखते हैं कि किसकी किस्मत में कौन सा विभाग आता है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का। टेक आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।